हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी जो क्लासेस सॉइल फिजिक्स के रिगार्डिंग क्लासेस चल रही थी वो कंटिन्यूसली सॉइल टेक्सचर हमने पढ़ लिया था, सॉइल सेपरेट्स हमने पढ़ लिए थे। बेसिक चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैंने आपको बेसिक चीज़ें जो है वो सारी आपकी क्लियर की है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, फटाफट से लाइव जुड़ जाइए भाई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट का, इस किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो हमने स्टार्ट कर दिया था सॉइल फिजिक्स, और सॉइल फिजिक्स के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ लिया था सॉइल सेपरेट। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था सॉइल टेक्सचर, और सॉइल टेक्सचर भी ऑलमोस्ट हमने खत्म कर दिया था। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन या यूं कहें प्रैक्टिकल वे के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों से अब शेयर करूंगा। और इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर, यानी सॉइल साइंस की जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ाने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये दो हो चुकी है कंप्लीट, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है सॉइल स्ट्रक्चर। देखिए, ध्यान दीजिए। इससे पहले एक बार टेक्सचर से, सॉइल टेक्सचर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी या यूं कहें इम्पोर्टेंट जो कुछ एस्पेक्ट्स इसके छूट गए थे उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिए एक बार के लिए। सॉइल टेक्सचर में हम बात करते हैं। सॉइल टेक्सचर जो होता है इसमें मैंने आप लोगों को इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन वगैरह सारी चीजें पढ़ा दिया था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि यूएसडीए के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू यूएसडीए के अकॉर्डिंग, यूएसडीए के अकॉर्डिंग सॉइल टेक्सचरल जो क्लास होते हैं, सॉइल टेक्सचरल जो क्लास होते हैं वो होते हैं 12। इनके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, बहुत बार पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। यूएसडीए के अकॉर्डिंग सॉइल टेक्सचरल क्लास पूछते हैं और बच्चे लिख देते हैं 7। ये जो 7 आपको याद हो तो ये सॉइल सेपरेट्स के क्लास थे। किसके थे? सॉइल सेपरेट्स के क्लास थे। यहाँ पूछा क्या जा रहा है? यहाँ पूछा जा रहा है सॉइल टेक्सचरल क्लासेज जो कितने हैं? 12 है। किसके अकॉर्डिंग है? यूएसडीए के अकॉर्डिंग। या इसको काफी बार कह देते हैं सॉइल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। याद रखना, इसको बोल दिया जाता है बहुत बार सॉइल ट्राइंगल या टेक्सचरल ट्राइंगल जिसको हम कह देते हैं। टेक्सचरल जो ट्राइंगल होता है इसके अकॉर्डिंग टेक्सचरल टेक्सचरल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग भी कह दिया जाता है। तो याद रखना टेक्सचरल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? 12 क्लासेज होते हैं। किसके? सॉइल, अगर हम बात करते हैं तो सॉइल टेक्सचर के। इसके अलावा देखो, ध्यान दो, इसके बाद हम बात करते हैं कि सर ये 12 क्लासेस कौन से होते हैं। तो ध्यान देना, एक बार मैं आपको आइडिया दे देता हूं नाम याद रखने का। वैसे आप लोगों को 12 जो नेम होते हैं वो रटने की जरूरत नहीं है। अगर इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं आपको बेसिक एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट दे दूंगा जिससे आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा टेक्सचुअल क्लास है और कौन सा नहीं है। चलो फिर भी अगर हम बात करें 12 का नाम याद करने की कोशिश करें तो एक चीज आप लोगों को मैं बहुत ईजी सा कंसेप्ट देता हूं जिसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ईजी सा कंसेप्ट ये है कि जैसे हम टेक्सचरल क्लास का नाम लिखते हैं, जैसे ये हो गया सैंडी, तो टेक्सचरल ट्राइंगल के अनुसार याद रखना जब हम कोई नाम लिखते हैं तो उसके पीछे वाई नहीं आएगा, यानी जो लास्ट वाला वर्ड होगा उसके पीछे वाई नहीं आएगा। यानी कि सैंडी कोई टेक्सचरल क्लास नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं तो टेक्सचरल क्लास होता है सैंड। कौन सा होता है? सैंड। लेकिन अगर मान लीजिए सिंगल नाम होगा तब उसके पीछे वाई नहीं आएगा। जैसे सिल्ट टेक्सचरल क्लास होता है, लेकिन सिल्टी कोई टेक्सचरल क्लास नहीं होता है, यानी वाई जिसके पीछे है वो क्या है? गलत है। सैंडी कोई टेक्सचरल क्लास नहीं होता है, यानी ये क्या है? गलत है। लेकिन अगर बात करें क्ले की, तो क्ले के तो नाम में ही क्या आ रहा है? जैसे सिल्ट वाई नहीं है, सैंड वाई नहीं है, वैसे क्ले के नाम के पीछे वाई आता है तो हम इसको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि इसके नाम में ही वाई है, तो इसका हमें कुछ नहीं करना। अगर इसके नाम के पीछे वाई है तो ये सही है, क्ले का क्ले ही होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए दो वर्ड को हम एक जगह कंबाइन करके कोई टेक्सचरल क्लास बनाते हैं, जैसे टेक्सचरल क्लास है, मान लेते हैं सिल्ट, और उसके बाद में आ रहा है क्ले, यानी फिर अगर ऐसा होता है तो जो अगर पहले वर्ड आता है उसके पीछे वाई का यूज करते हैं, यानी सिल्टी क्ले टेक्सचरल क्लास होता है। लेकिन अगर इसको हम घुमा के लिखें इस तरह से, क्ले सिल्ट,
तो याद रखना जो लास्ट में वर्ड आएगा उसके पीछे वाई नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक टेक्सचरल क्लास होता है जिसकी हम बात करें तो एक तो होता है लोमीसेंट। कौन सा होता है? लोमीसेंट। एक होता है सेंडिलोम। कौन सा होता है? सेंडिलोम। ये दोनों के दोनों टेक्सचरल क्लास है, लेकिन हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इन दोनों के लास्ट वर्ड की बात करें, जैसे सेंड की बात करें तो सेंड के पीछे वाई नहीं है। अगर गलती से इसके पीछे मैं वाई लगा देता हूं तो ऐसा कोई टेक्सचरल क्लास नहीं होता है। लोम के पीछे यानी लास्ट जो वर्ड होगा, अगर मान लीजिए 3 लेटर का कोई भी किसी भी टेक्सचरल क्लास का नाम है, जैसे मान लेते हैं हम बात कर लेते हैं टेक्सचरल क्लास होता है जैसे सेंडी, या फिर बात करें सेंडी क्ले लोम, ये एक टेक्सचरल क्लास का नाम है। तो इसके अंदर भी देखो 2 के पीछे वाई आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे लास्ट में जो होगा उसके पीछे वाई नहीं होगा। यानी यहां भी वाई नहीं है, यहां भी वाई नहीं है, यहां भी वाई नहीं है, यहां भी वाई नहीं है। यहां अगर हम बात करें तो क्ले के तो नाम में ही वाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लास्ट में वाई लिखा हुआ आता है तो फिर ध्यान रखना वो टेक्सचरल क्लास नहीं होगा। बेसिक चीज आपको अगर हम मोटे मोटे तौर पर समझें तो जितने भी लेटर का नाम हो, जो लास्ट वाला वर्ड होगा उसके नाम के पीछे वाई लगा हुआ नहीं रहेगा। अगर क्ले की बात करें तो क्ले इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि क्ले के तो खुद का नाम जो है उसी में वाई है, लेकिन सेंड के नाम में वाई नहीं आता है। सेंड तो सेंड होता है, अब उसको वाई लगा के सेंड ही करना होता है। वैसे क्ले के नाम के पीछे भी 2 वाई नहीं आएंगे, सिर्फ क्ले ही लिखा जाता है। तो लास्ट जो वर्ड होगा उसके पीछे वाई नहीं होगा, लेकिन लास्ट वाले से पहले, जैसे यहाँ लोमी पहले है तो वाई आ गया, यहाँ सेंडी पहले तो वाई आ गया, लेकिन लास्ट में वाई नहीं आएगा। यह आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। जैसे अगर हम बात करें तो जीआरएफ के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्सचरल क्लास, और वहां कुछ इस तरह से दिया हुआ था। एक तो दे दिया गया था सेंडी, एक ऑप्शन में दिया हुआ था सेंड, एक दिया हुआ था सिल्ट क्ले या सिल्टी क्ले, एक ऑप्शन में दिया हुआ था सेंडी क्ले। यानी यहां से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्सचरल क्लास। और स्टूडेंटों ने क्या किया? स्टूडेंटों ने सोचा कि नॉट पूछ रहा है, इसका मतलब सेंड नहीं होता है, और इसको सही टिक कर दिया, जबकि गलत आंसर होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंटों ने सोचा कि सेंडी यहाँ है तो सेंडी नाम तो यहाँ पर भी आ रहा है, तो सेंडी सेंडी इसका मतलब सही है। लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर लास्ट वर्ड के पीछे अगर 2 वर्ड है तब तो सबके पीछे, या 2-3 वर्ड है तब तो नाम के पीछे वाई आएगा। लेकिन सबसे लास्ट वाले वर्ड की बात करें तो लास्ट वाले वर्ड के साथ अगर वाई लगा हुआ है तो ऐसा टेक्सचरल क्लास सही नहीं होगा। यानी सेंडी कोई टेक्सचरल क्लास नहीं है, सेंड टेक्सचरल क्लास होता है। इसका मतलब 12 टेक्सचरल क्लास के नाम में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जी बिल्कुल पूछा जाता है। समझते हैं एक करके। देखो, पहला टेक्सचरल क्लास होता है सेंड, इस तरह से समझिए आप। एक कौन सा हो गया? सेंड। दूसरा कौन सा हो जाता है? दूसरा हो जाता है सिल्ट। तीसरा टेक्सचरल क्लास तीसरा हो जाता है क्ले। ये तीनों तो आपको याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद हो तो एक टेक्सचरल क्लास मैंने लोमी आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट क्ले। तो समझ लीजिए ऐसी सॉइल जिसके अंदर तीनों का प्रोपोर्शन इक्वल टू हो, इसका मतलब लोम भी एक टेक्सचरल क्लास होता है। लेकिन याद रखना ये लोम है, ये क्या है? लोम है, लोमी नहीं है। अगर सिंगल वर्ड आता है तो सिल्ट, सैंड, लोम, किसी के भी नाम के पीछे वाई नहीं आएगा। ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। क्ले के नाम के पीछे इसलिए है क्योंकि क्ले का तो हम जब लिखते हैं तो नाम ही जो है उसी के अंदर वाई आ जाता है, हम एक्स्ट्रा वाई ऐड नहीं करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो 12 में से 4 टेक्सचरल क्लास हो गए। आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करें तो अगला आ जाता है, जैसे हम बात करें सेंडी को पहले लिखना है तो ये लो सेंड के पीछे वाई आएगा कि नहीं? क्योंकि 2 वर्ड लिखेंगे तो वाई आएगा। सेंडिलोम, यानी एक टेक्सचरल क्लास कौन सा होता है? सेंडिलोम। यानी इसके पहले वाले वर्ड के पीछे वाई आएगा लेकिन लास्ट वाले के पीछे नहीं आएगा। इसी तरीके से सिल्ट की बात करते हैं तो ये भी हो जाता है सिल्टीलोम। क्या हो जाता है? सिल्टीलोम। इसी तरीके से बात करें क्ले की तो क्ले का भी क्या आ जाता है? क्लेलोम। इस तरह से तीन टेक्सचरल क्लास और ऐड कर दीजिए, 4 और 3 हो जाते हैं, 7 टेक्सचरल क्लास यहाँ तक हो जाते हैं। एक टेक्सचरल क्लास जस्ट इसका रिवर्स होता है, यानी लोम को आगे लो, सेंड को पीछे कर दो। तो हमें क्या करना है? ये तो कर देंगे हम लोमी, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा सेंड। लास्ट वाले के पीछे फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ वाई नहीं है, इसके पीछे भी वाई नहीं है, इसके पीछे भी वाई नहीं है, इसके पीछे भी नहीं है, इसके पीछे भी वाई नहीं है। इस बात का आपको विशेष ध्यान में रखना है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद कर लें
सैंड का एक टेक्सचरल क्लास और आता है जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं सैंडी क्ले। क्या बोलते हैं? सैंडी क्ले। इसी तरीके से सिल्ट के पीछे भी ऐड कर दीजिए, इसको हम लोग बोल देते हैं सिल्टी क्ले। कौन सा टेक्सचरल क्लास बोल देते हैं? सिल्टी क्ले टेक्सचरल क्लास हम लोग कह देंगे। इसके अलावा सैंडी क्ले लोम, दोनों के नाम के पीछे लोम ऐड हो जाएगा, यानी ये आ गया आपका सैंडी, ये आ गया आपका क्ले, और ये आ जाता है इसके बाद में लोम। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा सिल्टी, ये हो गया क्ले, और ये हो जाता है लोम। यानी अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 टेक्सचरल क्लासेस की बात करते हैं, तो हमारे पास 12 टेक्सचरल क्लासेस के नाम है। आप इनको अलग अलग करके याद करोगे तभी आपको बेटर तरीके से याद होंगे। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं कैसे इनको हम याद रख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्सचरल क्लास, निम्न में से कौन सा सॉइल टेक्सचर क्लास नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। आप कैसे पहचानेंगे? आप पहचानेंगे, आपको बहुत नॉर्मल तरीके से याद करना है। सबसे पहले आप याद कर लीजिए, एक सैंड होता है, एक सिल्ट क्लास होता है, एक क्ले क्लास होता है। सैंड सिल्ट क्ले तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में मिला देते हैं तो कौन सा क्लास बन जाता है? लोम क्लास बन जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्ले के पीछे लोम ऐड कर दो। लोम को ऊपर लिखा है तो तीनों के साथ ऐड करके लिख दो, यानी क्ले लोम भी होती है, सिल्ट लोम भी होती है और सैंड लोम भी होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहाँ सिल्ट पहले आया है तो वाई लगा दिया है। याद रखना, लास्ट में अगर आ रहा है तो वाई मैंने किसी के साथ भी ऐड नहीं किया है। देखो यहाँ भी वाई नहीं लगाया है, यहाँ भी वाई मैंने नहीं यूज किया है, लेकिन जब भी मैंने लोम को पहले लिखा है मैंने उसके साथ वाई ऐड किया। जैसे ये लोमी के साथ मैंने वाई यहाँ पर ऐड कर रखा है। इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। यानी इसके बाद क्या करना है? पहले सैंड सिल्ट क्ले हो गया, तीनों को मिलाया तो हमने लोम बना दी, फिर तीनों के पीछे लोम लगा दिया, क्ले लोम, सिल्टी लोम और सैंडी लोम। यहाँ आपको क्या करना है? सैंडी लोम के जस्ट रिवर्स क्लास होता है, यानी लोमी सैंड भी एक टेक्सचरल क्लास होता है, यानी इसका जस्ट रिवर्स क्या करना है? हमको उल्टा करना है। इसके बाद क्या करना है? सैंड के साथ एक बार क्ले कर दो, सिल्ट के साथ एक बार क्ले कर दो, तो ये हो गया देखो सैंडी क्ले, और इसके साथ क्या? तो ये हो गया सिल्टी क्ले। यह क्या हो गया? सिल्टी क्ले। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों के साथ भी लोम ऐड कर दीजिए। देखो पहले आपने क्या किया? सैंड सिल्ट क्ले तीनों अलग अलग लिखे, तो तीनों के साथ लोम ऐड करके लिख दिया। फिर हमने क्या किया? इसका उल्टा कर दिया। फिर हमने क्या किया? सिल्ट के साथ क्ले जोड़ दिया, सैंड के साथ भी क्ले जोड़ दिया। इसके बाद हमको क्या करना है? ये सैंडी क्ले हो गया, ये सिल्टी क्ले हो गया, दोनों के नीचे लोम जोड़ दो, ये लोम ये लोम। टोटल हो गए 12 टेक्सचरल क्लासेस। इनमें से एग्जाम में, पीजी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉइल टेक्सचरल क्लास, और बच्चों ने सैंड को सिलेक्ट किया, लेकिन नहीं। अब आप खुद सोचिए, इन 12 क्लासेस के अंदर क्या सैंडी कोई टेक्सचरल क्लास है क्या? जी नहीं है। सिल्टी कोई टेक्सचरल क्लास है क्या? जी नहीं है। क्ले की बात करें तो बिल्कुल क्ले टेक्सचरल क्लास होता है, ये रहा आपका क्ले टेक्सचरल क्लास। इस तरह से आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी यहाँ पर खत्म होती है। इसी के साथ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करते हैं। अगर कहीं पर कोई नाम लिखा हुआ है और आपको ये पूछा जाता है कि बताइए उसमें किसका कंटेंट ज्यादा होगा, ये ज्यादातर दिक्कत कहाँ आती है मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये दोनों नाम है, इनके रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए सैंडी जो लोम होती है इसमें सैंड ज्यादा है, या फिर बता दीजिए कि जो लोमी सैंड होती है उसमें सैंड ज्यादा होती है। दोनों के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, पर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ज्यादा सैंड कंटेंट किसके अंदर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टेक्सचरल क्लास हैविंग द हाई सैंड कंटेंट। क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है, which one of the following highest sand content टेक्सटाइल क्लास, और इसमें आप ऐड कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, लोमी सैंड, आपके पास ऑप्शन नीचे है सैंडी लोम, आपके पास नीचे ऑप्शन है सिल्टी, जिसको हम बात कर लेते हैं सैंडी क्ले। आपके पास नीचे ऑप्शन है, अगर हम बात करते हैं तो सैंडी क्ले टॉम।
ये 4 टेक्सचरल क्लास है। आपसे पूछा यह गया है कि किसके अंदर हाईएस्ट सैंड कंटेंट है, सबसे ज्यादा सैंड का कंटेंट इनमें से कौन से क्लास में है। तो आपको एक चीज बता देता हूं, अगर लास्ट में जो वर्ड होगा, यानी जैसे मान लीजिए ये नाम लिखा हुआ है, इसके अंदर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, क्ले, इसका मतलब उसका कंटेंट थोड़ा उसमें क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो सैंडी क्ले लोम, यानी इन दोनों की कंपैरिजन में तो इन दोनों के अंदर इजीली हम देख पा रहे हैं कि सैंड का कंटेंट ज्यादा है। तो यहाँ 4 में से ये 2 ऑप्शन तो हम इजीली हटा देते हैं कि सर इसमें भी क्ले आ गया, इसमें भी क्ले आ गया, यानी इसमें तो क्ले का कंटेंट ज्यादा है। तो सर हमें आगे क्या करना चाहिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ के देखते हैं। 2 क्लास बच के, एक तो बच गया लोमी सैंड, एक बच गया सैंडी लोम। किसके अंदर सैंड का कंटेंट ज्यादा होगा, मैंने कहा आपको कि लास्ट में जो लिखा हुआ होगा उसका कंटेंट ज्यादा होगा। यहाँ लिखा हुआ है लोम, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सैंड, यानी कि सैंड इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। राइट आंसर कौन सा रहेगा, ये रहेगा यहाँ पर राइट आंसर। इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पूछ ले कि इन दोनों क्लासों में बताइए सैंड किस में होगी, ऊपर वाले ऑप्शन को छोड़कर इन दोनों के अंदर पूछे तो यहाँ सैंडी क्ले, यानी क्ले क्या है, ज्यादा। सैंडी क्ले लोम, यानी कि लोम का मतलब है तीनों का मिक्सर, और इसमें सैंड भी आ रहा है, यानी तीनों के मिक्सर में सैंड है। यानी कि अगर हम इन दोनों क्लासेस की बात करें तो यहाँ पर हम कह देंगे थर्ड ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लोम सैंड और सैंडी लोम में से अगर आपको ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन किसमें सैंड कंटेंट ज्यादा है, तो आपका राइट आंसर ये वाला रहेगा। इस चीज को आपको ठीक से देख लेना है। इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी, सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टेक्सचर क्लास हैविंग हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल क्लास या सॉइल टेक्सचरल क्लास हैविंग हाईएस्ट न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि जहां पर क्ले ज्यादा होगी, जिसमें क्ले का कंटेंट ज्यादा होगा, यानी कि वहां हम क्या करेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी हाईएस्ट करेंगे और न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या करेंगे, हाईएस्ट करेंगे। और आपको इस चीज का आइडिया होगा कि यहाँ क्ले सबसे ज्यादा कहाँ है, सर ये रहा क्ले सबसे ज्यादा क्ले कहाँ है, सबसे ज्यादा क्ले सर यहाँ पर है। अगर यहाँ सबसे ज्यादा क्ले है, इसका मतलब न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी इन ऑप्शंस में से, चारों में से देखें तो न्यूट्रिएंट होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो भी ज्यादा होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है, किसकी होगी, इसी की होगी। क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदलकर हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट पोरोसिटी। याद रखना आपको पूछा जा रहा है किसके बारे में, आपको पूछा जा रहा है अब आप लोगों को पोरोसिटी के बारे में। तो आपको मैंने पहले ही अवेयर कर दिया था कि पोरोसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, एरिएशन, सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है सॉइल सेपरेट्स के ऊपर। और आपको पता है कि पोरोसिटी भी सबसे ज्यादा किसमें होती है, क्ले में। यानी जहां पर क्ले का कंटेंट ज्यादा होगा वहां पोरोसिटी भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो आजकल एग्जाम में आपको क्वेश्चन पहले की तरह नहीं पूछता कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैविंग हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अरे वो जमाना गया जब आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता किस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जाता, अब ऐसे नहीं पूछता। अब पूछा जाता है कि आपको टेक्सचरल क्लासेस के नाम दिए जाते हैं और उस टेक्सचर के क्लास में पूछा जाता है कि बताओ किसमें सैंड ज्यादा है, किसमें क्ले ज्यादा है, किसमें सिल्ट ज्यादा है, बताइए किसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, बताइए निम्न में से कौन से टेक्सचर क्लास के अंदर पोरोसिटी ज्यादा है। अब आपको पता है कि पोरोसिटी आपको कहां ज्यादा समझनी है, जहां क्ले सबसे ज्यादा होगी वहां पोरोसिटी भी ज्यादा होगी, जहां क्ले ज्यादा होगी वहां वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन आपको चेंज करके पूछ लिए, बताइए एरिएशन कहां सबसे ज्यादा होगा, बताइए एरिएशन बताइए। या फिर मान लीजिए आपको अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एरिएशन ना पूछ के आपको पूछ लेता है ड्रेनेज की अच्छी फैसिलिटीज कहां होगी, बता दो आप ड्रेनेज सबसे अच्छा कहां होगा। आपको पता है एरिएशन और ड्रेनेज जो होते हैं वो सैंड के अंदर सबसे हाईएस्ट होते हैं। तो आपको पता होगा इन चारों में से सबसे ज्यादा सैंड किसके पास है, जिसमें सबसे ज्यादा सैंड होगी वहीं पर हम एरिएशन और ड्रेनेज को भी हाईएस्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको सही से समझ में आ गई। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। मैंने सारी चीजें यहां आपके सामने रख दी है कि एरिएशन ड्रेनेज पूछेगा तो आपको सीधा सा माइंड में ये लाना है कि किस सॉइल सेपरेट के अंदर
सबसे ज्यादा एरिएशन ड्रेनेज होता है। आपके दिमाग में आ गया सर सैंड में करवाया था आपने सॉइल सेपरेट्स में, तो आपको फटाक से आगे क्या करना है कि इनमें सबसे ज्यादा सैंड किसमें होगी सर, वहीं पे होगी। और आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लोमी सैंड के अंदर सैंड क्या होती है सबसे ज्यादा, इसका मतलब राइट आंसर यही रहेगा। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि बताइए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी हाईएस्ट कहाँ होती है, बताओ पोरोसिटी कहाँ होती है, बताइए मैक्रो पोर स्पेस सबसे ज्यादा किसमें होता है, बताइए माइक्रो पोर स्पेस सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टेक्सचरल क्लास हैविंग द हाईएस्ट प्लास्टिसिटी एंड स्टिकीनेस, यानी प्लास्टिसिटी और स्टिकीनेस सबसे ज्यादा किसमें होती है, हमें पता है प्लास्टिसिटी और स्टिकीनेस दोनों किसमें होती है, क्ले में हाईएस्ट होती है। तो हम 1 मिनट में जवाब दे देंगे, जहां क्ले ज्यादा होगी वहां प्लास्टिसिटी स्टिकीनेस होगी ज्यादा होगी, यानी कि सैंडी क्ले इज द राइट आंसर। इस तरह से आप लोगों को इन चीजों के जवाब आने चाहिए, या यूं कहूं आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से हैंडल करना है। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया, इस तरह के क्वेश्चन कंटिन्यूअसली आपको जो टेस्ट वगैरह होंगे उनमें आते रहेंगे, और वहां आपको इनको ध्यान में रखना है इस टाइप के क्वेश्चनों को। ये सॉइल टेक्सचरल क्लास किसने दिया, यूएसडी के अकॉर्डिंग सॉइल टेक्सचरल क्लास 12 होते हैं। टेक्सचरल ट्राइंगल की बात करते हैं तो भी क्या कहोगे 12 होते हैं। 12 क्लास कौन कौन से हैं आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद मैंने कहा कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, मैंने एक ही क्वेश्चन से कम 20-30 क्वेश्चन बना के आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन है, चाहे पोरोसिटी, वाटर होल्डिंग, न्यूट्रिएंट होल्डिंग, एरिएशन, ड्रेनेज या किसी से भी कोरिलेट करके क्वेश्चन आपसे पूछे, आपको एक ही तरीका अपनाना है, आपका आंसर क्या होगा एग्जैक्टली सही होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है कि आज ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो है वो लाइव जुड़े हुए हैं क्लासरूम से, तो अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। यह आपका सॉइल टेक्सचरल क्लास जो है वो हमारी साइड से क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। ये मैंने आइडिया दिया है आप लोगों को कि किस तरह से आपको चीज़ों को समझना है या किस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसका मैंने एक बेसिक सा आइडिया आप लोगों को दे दिया है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, आप ऐसा नहीं करना कि कहीं इस क्वेश्चन को ही भूल जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिलहाल आप लोगों को इन कंसेप्ट को समझ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और मैंने पहले ही कहा था फिजिकल साइंस यानी सॉइल साइंस से जेआरएफ के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कंसेप्ट तो समझने ही होंगे, बिना कंसेप्ट के आप नहीं समझ सकते इन चीज़ों को, ठीक है। बहुत बढ़िया, विनोद कुमार यादव, हेलो, हाँ बेटा नमस्कार। इसके बाद चलते हैं आगे, देखो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला आ जाता है नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ जाती है, हम 3rd नंबर पे बात करेंगे। हम बात करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर की, किसकी बात करेंगे, सॉइल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए सॉइल स्ट्रक्चर समझने से पहले एक बहुत बेसिक सी चीज है, इसमें भी उसको आपको समझने की बहुत जरूरत है। यानी एक शब्द तो हम बार बार यहाँ यूज करेंगे, प्राइमरी पार्टिकल। एक शब्द तो क्या यूज करेंगे, एक शब्द यूज करेंगे प्राइमरी पार्टिकल्स। एक वर्ड हम बार बार यूज करेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी पार्टिकल्स। सेकेंडरी पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्राइमरी पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसको समझने की कोशिश करना। देखो प्राइमरी पार्टिकल्स का मतलब होता है, हम कहना चाहते हैं सैंड, सिल्ट, क्ले, ये क्या है, ये प्राइमरी पार्टिकल है। सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों टाइप के जो पार्टिकल है, ये एग्जाम्पल है आपके प्राइमरी पार्टिकल्स के। यानी सॉइल में जो सैंड है, जो सिल्ट है, जो क्ले है, इन तीनों के जो इंडिविजुअल अकेले जो पार्टिकल्स हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी पार्टिकल, प्राथमिक कण हम उनको बोलते हैं। फिर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक सैंड का पार्टिकल था और इसके पास में दो मान लीजिए क्ले के पार्टिकल चिपक गए, यानी ये पार्टिकल कितने हैं, 3 है। 3 पार्टिकल्स ने मिलकर एक एग्रीगेट बना लिया है, एग्रीगेट भी बोलते हैं और पेड भी बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि इन पार्टिकल्स ने आपस में चिपकने के बाद एक एग्रीगेट बना लिया है। इस एग्रीगेट्स को बोला जाता है, ध्यान रखना, एग्रीगेट्स को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी पार्टिकल। क्या बोलते हैं इनको, सेकेंडरी पार्टिकल। यानी कि प्राइमरी पार्टिकल से मिलने से जो पार्टिकल बनता है दैट इज सेकेंडरी पार्टिकल, दैट इज सेकेंडरी पार्टिकल। अब होता क्या है कि सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टिकल्स ये आपस में एक डेफिनेट पैटर्न में एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं और एक डेफिनेट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। समझाता हूं कैसे। जैसे मान लेते हैं ये एक सॉइल का पार्टिकल है और या फिर यूं दूसरा सॉइल का पार्टिकल है, तीसरा सॉइल का पार्टिकल है, ये इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाते हैं।
जब हम देखते हैं तो इन पार्टिकल्स की जो स्ट्रक्चर होती है हमको प्लेट के जैसी दिखाई देती है, तो हम इसको बोल देते हैं प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोल देते हैं? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बोल देते हैं। मान लेते हैं ये सॉइल के पार्टिकल कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं कि जो सॉइल स्ट्रक्चर बनती है वो हम लोगों को एक पिल्लर की शेप में दिखाई देती है। जैसे पिल्लर दिख रहा होगा, इसका मतलब पिल्लर शेप में दिखती है, तो हम बोल देते हैं सर ये प्रिज्मेटिक है। कौन सी है? प्रिज्मेटिक है, या इसको बोल देते हैं प्रिज्म लाइक। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोल देते हैं प्रिज्म लाइक सॉइल स्ट्रक्चर। इसी तरीके से ये सॉइल पार्टिकल एक दूसरे से इस तरह से एडजस्ट होते हैं या इस तरह से एक दूसरे के साथ होते हैं कि जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है आपको राउंड दिखाई देती है। राउंड दिखाई देती है तो हम बोल देते हैं सर स्फेरॉइडल सॉइल स्ट्रक्चर है। या फिर मान लीजिए एक दूसरे से इस तरह से एडजस्ट होते हैं कि आपको एक क्यूब जैसी स्ट्रक्चर देती है, दिखाई देती है, दैट इज नॉन एज ब्लॉकी स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको? ब्लॉकी स्ट्रक्चर। आगे इनको डिटेल से समझेंगे, पर फिलहाल आपको ये समझने की जरूरत है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टिकल्स होते हैं, ये प्राइमरी सेकेंडरी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं, और अरेंज होने के बाद या तो ऐसी स्ट्रक्चर बनाएंगे या ऐसी बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे। 4 टाइप की सॉइल स्ट्रक्चर बनाते हैं, अलग अलग टाइप की, अलग अलग शेप के अंदर अरेंज होते हैं, तो इसको बोलते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स का मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों की बात कर रहा हूं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी arrangement of soil particles in a certain pattern is called soil structure। याद रखना, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो बेसिक क्वेश्चन है, सॉइल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। सॉइल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आपको एज इट एग्जाम के पेपर में मिल जाएगी। वहां से आपको ये देखो सॉइल स्ट्रक्चर और टेक्सचर में क्या होता है, यहां पर भी सॉइल पार्टिकल वर्ड आ रहा है, वहां पर भी सॉइल पार्टिकल वर्ड आ रहा था, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मान लीजिए अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हो रहा है सर्टेन पैटर्न में, एक निश्चित पैटर्न के अंदर एक फिक्स पैटर्न में अरेंजमेंट हो रहा है। अरेंजमेंट का मतलब हो सकता है एक के बाद एक पार्टिकल इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं कि जो आपको अपीयरेंस आएगा, अगर वो मान लीजिए प्लेट लाइक अपीयरेंस है, जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल्स है, ये एक दूसरे के साथ इस तरह से अरेंज होते हैं कि अपीयरेंस जो आ रहा है इसका प्लेट के जैसा आ रहा है, इसका मतलब प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। ये पार्टिकल्स एक दूसरे से इस तरह से अरेंज हुए कि आपको एक प्रिज्म का अपीयरेंस आ रहा है, तो हमने पिलर लाइक अपीयरेंस पे कह दिया प्रिज्मेटिक। अगर मान लीजिए ये जो अरेंजमेंट आ रहा है ये एक ब्लॉक के जैसा आ रहा है, क्यूब लाइक आ रहा है, किसके लाइक आ रहा है? अगर मान लीजिए क्यूब लाइक अपीयरेंस आ रहा है दैट इज ब्लॉकी स्ट्रक्चर, और अगर राउंड या यूं कहें अगर ये बिल्कुल राउंड में आ रहा है दैट इज स्फेरॉइडल सॉइल स्ट्रक्चर। तो एक निश्चित पैटर्न में अरेंज होने को हम बोल देते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। आपको ध्यान रखना है प्राइमरी पार्टिकल का मतलब सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों की बात करेंगे, और जब हम सेकेंडरी पार्टिकल वर्ड यूज करेंगे इसका मतलब प्राइमरी पार्टिकल्स आपस में चिपक कर एक एग्रीगेट। देखो एग्रीगेट का मतलब होता है समुच्चय, यानी 4-5 पार्टिकल एक साथ चिपक गए दैट इज एग्रीगेट, उसको क्या बोल देते हैं? एग्रीगेट। तो यही पार्टिकल सैंड, सिल्ट, क्ले आपस में चिपकने के बाद किसका फॉर्मेशन करते हैं? एग्रीगेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेकेंडरी पार्टिकल का मतलब आपको हमेशा समझना है कि सर एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, सॉइल एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। और सॉइल एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सॉइल एग्रीगेट का मीन होता है सैंड, सिल्ट, क्ले ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज होकर जो पार्टिकल्स का एक एग्रीगेशन करते हैं, एक समुच्चय बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को बोलते हैं एग्रीगेट। तो पहली चीज क्लियर होनी चाहिए कि सॉइल स्ट्रक्चर तो क्या होती है? प्राइमरी सेकेंडरी पार्टिकल्स का सर्टेन पैटर्न में जो अरेंजमेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर अरेंजमेंट। अगर ये अरेंजमेंट आपको डेफिनेशन में दिख जाए तो आपको आंख बंद करके, या यूं कहूं आपको माइंड में सेट रखना है इस बात को कि जब भी आपको ये कहे अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, आप आंख बंद करके कह देना कि सर अरेंजमेंट करवा रहा है सॉइल पार्टिकल्स का, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। अगर रिलेटिव प्रोपोर्शन की बात करता है तो आप कह देना सर टेक्सचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टेक्सचर की बात कर रहा है। यहाँ अरेंजमेंट की बात कर रहा है। मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी दोनों पार्टिकल्स के बारे में डिटेल से समझा दिया है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है उनके बारे में समझते हैं।
सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले तीन चार चीजों को आपको समझना होगा। एक तो होता है पैड्स, या जिसको बोल देते हैं पैड बोल देते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है क्लोड, क्या आ जाता है क्लोड। थर्ड नंबर पे आ जाता है फ्रेगमेंट, और लास्ट आ जाता है कॉन्क्रेशन। इन तीनों को या चारों को आपको समझने की जरूरत है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, इजी इजी में समझिए। देखो पेड का मतलब, या यूं कहूं ये जो नीचे सारे के सारे जो होते हैं ना, ये सारे के सारे एग्रीगेट है। सारे के सारे क्या है? एग्रीगेट। यानी एग्रीगेट जो शब्द लिखा था मैंने, एग्रीगेट जो शब्द लिखा था, इसका मतलब क्या होता है? एग्रीगेटर गेट का मतलब आपने सुना होगा एग्रीगेशन। यानी एग्रीगेशन का मतलब होता है कुछ चीजों का इकट्ठा होना, उसको बोलते हैं एग्रीगेशन। तो सॉइल पार्टिकल्स जब एक जगह इकट्ठे हो जाए, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट। हिंदी में इसको बोलते हैं समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है झुंड। बहुत सारे पार्टिकल, या यूं कहें सैंड सिल्ट के जो पार्टिकल एक दूसरे के साथ एक झुंड बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट। क्या बोलते हैं उसको? एग्रीगेट। तो याद रखना पेड भी एग्रीगेट है, यानी पार्टिकल्स का, सोइल के कणों का एक झुंड है। क्लोड भी क्या है? झुंड है। फ्रेगमेंट भी क्या है? झुंड है। और कॉन्क्रेशन की बात करें तो ये भी क्या है? सॉइल पार्टिकल्स का एक झुंड है। लेकिन इनके फॉर्मेशन का प्रोसेस अलग अलग होता है। ये कैसे फॉर्मेशन का प्रोसेस अलग अलग होता है, उन चीजों को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो जो सॉइल के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं, या यूं कहूं एक दूसरे के साथ चिपकने के बाद जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक निश्चित पैटर्न में सॉइल के पार्टिकल्स मान लेते हैं। ये एक निश्चित पैटर्न है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से सॉइल के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे। यानी कि अगर इनका जो ये अरेंजमेंट हो रहा है, अगर मान लीजिए ये नेचुरल है, ये कैसा है? नेचुरल है, अपने आप हुआ है, तो नेचुरली फॉर्म्ड जो एग्रीगेट है उसको बोलते हैं पेड। नेचुरल हुआ है तो क्या बोलेंगे? पेड। लेकिन मान लेते हैं ये जो एग्रीगेशन है ये आर्टिफिशियल है। कैसा है? आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल हुआ तो हम क्या नाम दे देंगे? आर्टिफिशियल होते ही हम कह देंगे कि सर ये क्लोड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्लोड की बात कर रहा है। फ्रेगमेंट क्या होता है? अगर नेचुरली बना हुआ जो एग्रीगेट था जिसको हमने पेड़ कहा, मान लो ये पेड़ टूट जाए, ये दो खंडों में टूट जाए, तो ब्रोकन, टूटे हुए पेड़ को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट बोलते हैं। सर ये कॉन्क्रेशन क्या होता है? कॉन्क्रेशन का मतलब होता है, कॉन्क्रेशन का मतलब होता है कोहेरेंट मास डेवलप्ड विथ इन सॉइल। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये सॉइल है, सॉइल के अंदर, विथ इन बात कर रहा हूं मैं, ये सॉइल सरफेस है, समझना इसको। ये क्या है? ये सॉइल की सरफेस है। सॉइल सरफेस के नीचे, सॉइल के अंदर, विथ इन सॉइल, यहां से कोई केमिकल पानी के साथ, या यूं कहें वाटर के साथ, कोई केमिकल डिजोल्व होकर नीचे जाता है। और नीचे जाने पर यहाँ जो सॉइल के पार्टिकल्स थे उसको ठोस फॉर्म में, या यूं कहूं उनका एक झुंड बना देता है। कोई केमिकल परकोलेटिंग वाटर के साथ, जो परकोलेटिंग वाटर होता है, इस परकोलेटिंग वाटर में डिजोल्व होके कोई भी केमिकल यूं मान लीजिए नीचे की तरफ जाता है, और यहां जाकर एक कोहेरेंट मास का फॉर्मेशन करता है, या कुछ पार्टिकल्स का एक ठोस झुंड बना देता है, जिसको कोहेरेंट मास बोलते हैं। कोहेरेंट का मतलब पार्टिकल्स का एक झुंड होगा, ठोस झुंड होगा। तो इसको बोलते हैं कॉन्क्रेशन। यानी मिट्टी के पार्टिकल एक दूसरे से इस तरह से चिपकते हैं कि एक पत्थर के जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है परकोलेटिंग जो केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स की वजह से नीचे की तरफ जाने के बाद इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, उसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना। यानी अलग अलग अगर हम बात करें तो इनकी डेफिनेशन एग्जाम में क्या आती है वो समझाता हूं। पहला आता है पेड़। पेड़ का मतलब होता है नेचुरली फॉर्म्ड एग्रीगेट कॉल्ड पेड। फिर बात करते हैं सर क्लोड क्या होता है। क्लोड का मतलब होता है कोहेरेंट मास विच इज फॉर्म्ड बाय द आर्टिफिशियल प्रोसेस लाइक टिलेज। यानी कि जो आर्टिफिशियल होती है, या यूं कहें हमने टिलेज किया, टिलेज करते ही फील्ड के अंदर मान लो जो ढेले बन जाते हैं, उनको बोलते हैं क्लोड। यानी आर्टिफिशियली जो फॉर्म्ड एग्रीगेट होता है। देखो नेचुरली अगर अपने आप बना है तो पेड़ कह दिया, तो अब हम क्या कहेंगे? अब हम कह देंगे आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली फॉर्म्ड एग्रीगेट, artificially formed aggregate called cloud।
और याद रखना ये किससे होते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझना, तो आप याद रख सकते हो टिलेज से। जैसे टिलेज से हो रहे हैं, इसका मतलब वो क्या होते हैं, उनको बोलते हैं क्लोड। फ्रेगमेंट की बात करते हैं, तो अगर पेड़ टूट जाता है तो उसको बोलते हैं यानी ब्रोकन। ब्रोकन पेड़ नॉन एज फ्रेगमेंट। फिर बात करते हैं कॉन्क्रेशन क्या होता है। कॉन्क्रेशन का मतलब होता है कोहेरेंट मास formed within soil by percolating chemicals or salts with water। वाटर के साथ परकोलेशन का मतलब क्या होता है समझना। मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, एक तो होता है इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, एक मैंने कहा था परकोलेशन, एक मैंने कहा था आपको सीपेज, एक मैंने आपको कहा था रन ऑफ। लास्ट क्लास में ये तीनों वर्ड समझा दिया। इनफिल्ट्रेशन का मतलब वाटर की जो एंट्री होती है, उस एंट्री को हम क्या बोलते हैं, एंट्री को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। परकोलेशन का मतलब वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता हुआ, उसको बोलते हैं परकोलेशन। सीपेज का मतलब अगर वही वाटर वर्टिकल ना करके हॉरिजेंटल मूवमेंट करता है, उसको बोलते हैं सीपेज। रन ऑफ का मतलब पानी अगर सरफेस पे बह रहा है, सरफेस के ऊपर फ्लो होता है, तो उसको हम बोल देते हैं रन ऑफ। यानी कहने का मतलब जो परकोलेटिंग वाटर है, जो वाटर डीप जा रहा था, उसके साथ कुछ केमिकल जाते हैं। कोहेरेंट मास फॉर्म्ड विद इन सॉइल, सॉइल के अंदर बनेगा। बाई परकोलेटिंग केमिकल्स, यानी कुछ केमिकल जो पानी के साथ जा रहे थे, जो किसके साथ जा रहे थे, पानी के साथ जा रहे थे, उनकी वजह से जो कोहेरेंट मास, जो कोहेरेंट एक ठोस भाग बनता है या ठोस एग्रीगेट बनता है, उसको हम नाम दे देते हैं कॉन्क्रेशन। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये डेफिनेशन इस तरह से ही पूछी जाएगी। अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स में आपको लैंग्वेज थोड़ी सी हो सकता है चेंज मिले, पर मैं फिर से आपको एक चीज कह देता हूं। मैं मेरी तरफ से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आया है, तो वो यही कह रहे हैं कि सर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा इस तरह से पढ़ाया जाए कि हमको लगे जैसे हिंदी मीडियम में ही पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने उन स्टूडेंट्स को समझाया है कि आपका जो एग्जाम होता है, जीआरएफ हो या प्री पीजी हो, वो एग्जाम ऑलवेज आपको ध्यान रखना है इंग्लिश मीडियम बेसिस पे ही होता है, या पेपर जो होता है वो बिल्कुल इंग्लिश में आता है, हिंदी में नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो नोट्स लिखने होंगे बेटा, वो नोट्स तो आपको इंग्लिश में ही नोट करने होंगे, क्योंकि पेपर भी उसी फॉर्म में आने वाला है। सर फिर क्या करना है, नोट्स आप प्रॉपर इंग्लिश में बनाइए, लेकिन समझाने का काम मेरा है, मैं सारी चीजें आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। अरे हम बोलते नहीं है क्या, किस्त बोलते हैं ना, यानी किसी भी चीज को टुकड़ों में कर दो, फ्रेगमेंट में कर दो। तो अगर पेड़ का टुकड़ा हो रहा है तो बोल देंगे फ्रेगमेंट। क्या बोल देंगे, कॉन्क्रेशन का मतलब होता है जैसे पत्थर बन जाना, मिट्टी के अंदर कोई केमिकल डाले और वहां के सारे पार्टिकल एक दूसरे से इतने हार्डली चिपक जाए कि एक पत्थर बन जाए, यूं मान लीजिए, उसको बोलते हैं कॉन्क्रेशन। यानी वाटर के साथ कुछ केमिकल नीचे की तरफ जाए और सॉइल के पार्टिकल्स को इतना हार्ड एक दूसरे से चिपका दे कि पत्थर के जैसे स्ट्रक्चर बन जाए, यानी उसको बोलते हैं कॉन्क्रेशन। क्लाउड का मतलब होता है आर्टिफिशियली फॉर्म्ड एग्रीगेट, यानी कि जैसे हमने टिलेज किया, हमने भूपरिष्करण किया, खेत में हल चलाया, हल चलाने के बाद छोटे छोटे, जिनको डगड़ बोलते हैं ना देसी भाषा में, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोड, यानी जो छोटे छोटे जो क्लोड्स बन जाते हैं, यानी आर्टिफिशियली का मतलब हमने बनाया है, टिलेज करके बनाया है। और अगर मान लीजिए वो नेचुरली है, यानी कि हमने नहीं बनाया है, किसी भी हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती है उनसे नहीं बना है, तो उनको बोलते हैं पेड। इन तीनों चारों में से एक ना एक टर्म याद रखना, एग्जाम के अंदर ऐसे के ऐसे पूछी जाती है। यहां तक आपको किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक की जो क्लासे हुई है, इनमें आपका जो डाउट रहता है आप लोग क्लास में पूछ लिया करो, क्योंकि आप लोगों का अब तक मैं देख रहा हूं एक भी डाउट नहीं आया है। तो कोशिश ये करो
कि आप लोगों के पास ISSS इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस की जो बुक है, जिसको आपने देखा होगा फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ISSS की 2 बुक आती है। एक जो लेटेस्ट एडिशन आया था जो 15 से 17 के आसपास में, या यूं कहें जो अभी नया वर्जन आया था 15 के बाद वाला, वो आपको नहीं परचेज करना है। मैं आपको एक वीडियो बना के डाल दूंगा जिसमें ISSS की भी 2 बुक्स आती है। कुछ बच्चों ने कॉल किया कि सर 2 किताबें आ रही, बताओ कौन सी लेनी है हमको। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया है कि पुराने वाली ISSS जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, फर्स्ट क्लास से मैं आपको कह रहा हूं फंडामेंटल वाली लेनी है आपको, नई वाली नहीं लेनी है। दूसरी बात, अगर आप परचेज कर लेते हो फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, अगर आप परचेज कर लेते हो तो उसमें आपको क्या करना है, अगर आपको उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी भी खराब लगे तो मैं जैसे पढ़ा रहा हूं उसके साथ साथ आप पढ़ते चलिए, या यूं कहें मैंने जैसे सॉइल सेपरेट या फिर मैंने सॉइल टेक्सचर पढ़ा दिया, तो अब उसमें से पढ़िए आप, आपको मजा आएगा उसमें से पढ़ने के बाद। इसके बाद सॉइल टेक्सचर 2-3 क्लास में सॉइल टेक्सचर खत्म हो जाए, आपके पास 3 टॉपिक हो गए पढ़ने के लिए। आप उसको एक बार पढ़िए तो सही, आपको लगेगा कि सर मजा आ गया। पहले जब हमने पढ़ा था तो सर इस बुक में कुछ समझ नहीं आ रहा था हमको, लेकिन सर क्लास के बाद जब हमने ये पढ़ा तो हमको सारी चीजें एकदम क्लियरली समझ में आ रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ साथ ISSS पढ़ते हुए चले। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, मैं सिंपल आपको एक आइडिया दे देता हूं कि लास्ट ईयर, पिछले बार की अगर हम बात करें, 2023 की अगर हम बात करें, तो 2 स्टूडेंट थे मेरे, और दोनों ने कहा कि सर हम JRF की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमको आप सजेस्ट कीजिए हम कैसे करें। मैंने इतनी ज़्यादा, या यूं कहूँ आपकी जितनी हेल्प कर रहा हूँ चीज़ों को इजी करके एक्सप्लेन करने में, उतनी हेल्प भी उनकी नहीं की मैंने उनको सिंपली कहा कि आप एक काम कीजिए, ISSS की फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस पुराने वाली बुक लेके आ जाइए। तो उन्होंने बोला कि सर 1500 रुपये की आएगी, ये तो बहुत महंगी आ रही है। मैंने कहा JRF करनी है कि नहीं करनी? JRF सस्ती है क्या? अरे JRF बहुत सस्ती थोड़ी ना है। JRF जिन स्टूडेंट्स की लग जाती है, लाइफ ऑलमोस्ट सेटल सी हो जाती है उनकी, क्योंकि वो बाहर जाते हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, अच्छी स्कॉलरशिप उठाते हैं। यानी एक तरीके से यूं कहूंगा कि उनका जो माइंड सेट है ना आगे अपने फ्यूचर को लेके, वो एकदम बदल जाता है। या यूं कहूँ उनका एक्सपोजर इतना ज्यादा हो जाता है कि उनको लगता है कि बहुत सारी जॉब है करने वाले के लिए, और नहीं करने वाले के लिए कोई जॉब नहीं है। तो एक बच्चा जो है वो तो पहुंच गया, IARI पहुंच गया। याद रखना, एक तो कहां पहुंच गया? IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली पहुंच गया, और एक पहुंच गया जीबी पंत। दोनों की बात बता रहा हूं आपको, दोनों हालांकि बच्चे इंटेलिजेंट थे, दोनों ने सिर्फ सिंगल बुक स्टडी की है ISSS। इसके अलावा भी मैंने कुछ बुक्स बताई है ऑब्जेक्टिव की, जैसे GR महाजन को मैंने सजेस्ट किया कि ऑब्जेक्टिव में पढ़िए आप, उससे एग्रोनॉमी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। या यूं कहूं तो जो बेसिक चीजें थी वो मैंने उनको सजेस्ट की कि आप इसके अलावा ये 2-4 बुक मैंने और सजेस्ट की। लेकिन थ्योरेटिकल बुक जिसको मैंने उनका फाउंडेशन बनाया था वो एक ही बुक थी, वो कौन सी थी? ISSS, यानी JRF की, जो JRF वालों के लिए बात कर रहा हूं मैं स्पेशल, JRF की जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये ISSS रामबाण है, यूं समझिए। अगर आपने ये 3-4 बार अच्छे तरीके से पढ़ ली ना, तो मैं कह रहा हूं आपकी JRF कोई नहीं टाल सकता। यहां मैं आपको बहुत क्लियर वर्ड में कह रहा हूं, कोई आपकी JRF को नहीं टाल सकता। SRF वाले स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं सॉइल साइंस में, तो SRF वालों को एग्रोनॉमी का जो पोर्शन है उसको भी डिटेल से पढ़ना है, तो उनको इस ISSS को तो पढ़ना ही है, इसके अलावा एग्रोनॉमी की बुक्स को और प्रेफर करना है, जिनका मैं अलग से आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा कि किसको क्या पढ़ना चाहिए। प्रियंका इनानिया, सर आप में कोई इंफॉर्मेशन, ओके, ऐप में इंफॉर्मेशन नहीं आती है क्लास के रिगार्डिंग। देखो बेटा, मैं मेरी हर एक क्लास के अंदर आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूं कि हमारी जो JRF SRF की जो क्लासेस चल रही है, आप लोगों को सॉइल साइंस दोनों के अंदर जो सॉइल साइंस का पोर्शन है, उस सॉइल साइंस के पोर्शन के लिए 2:15 पे आप लोगों को लाइव आना है। कितने पे? 2:15 पे आपको लाइव आना है। ये बात मैंने आपको बहुत बार की है। अब आपकी कुछ क्लासेस जो एक्स्ट्रा लगने जा रही है उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको 5 दिन पहले ही दे रहा हूं। जो कैंडिडेट SRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अलग से इंफॉर्मेशन मैं और ऐप के ऊपर अवेलेबल करवा दूंगा। उनके लिए एग्रोनॉमी की क्लासों का अरेंजमेंट हो गया है, जल्दी ही आपकी एग्रोनॉमी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। और जो JRF के स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि आपकी जो सॉइल साइंस है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन धीरे धीरे करके पूरी सॉइल साइंस पर डालेंगे। लेकिन इसके अलावा 2 यूनिट ऐसी है जिनमें आपको सॉइल के अलावा भी कुछ पढ़ना है।
वैसे कहने के लिए तो मैं ये कहूंगा कि जैसे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट आपके आता है, जो आप लोगों ने 11th-12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी यहाँ आती है, या फिर कहूँ पीरियोडिक टेबल भी यहाँ आती है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्वेश्चन बहुत कम आता है, और इसकी जो एक्स्ट्रा वाला जो पोर्शन है 2 यूनिट वाला, उसकी क्लासे में आपकी जल्दी स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, जिसमें आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, जिसमें आपकी पीरियोडिक टेबल की क्लासेज होगी। पीरियोडिक टेबल की क्लास आपको जल्दी ही ऐप पर अवेलेबल होने लगेगी। फिर उसके बाद में जनरल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसकी क्लास आपको अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा जो एग्रो केमिकल्स है उनको हम थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सॉइल साइंस का पोर्शन कवर करेंगे, फिर एग्रो केमिकल्स की क्लासें आप लोगों की लूंगा मैं। तो आप लोगों को प्योर केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पीरियोडिक टेबल है, उसकी क्लासें मैं इनिशियल ही प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे क्या होगा, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा पूरी क्लासों को रिव्यू करने का। यानी जो कॉमन मैटर है उसकी क्लासें तो अभी आप देख ही रहे हो, जो आपको अलग अलग पढ़ना है उसकी क्लासें आप लोगों को, या इन्फॉर्मेशन या टाइमिंग का जो शेड्यूल है वो आप लोगों को प्रॉपर ऐप के ऊपर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं हमारा जो कॉमन टॉपिक है, या यूं कहें जीआरएफ एसआरएफ दोनों में जो कॉमन क्लास चल रही है हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में ये सॉइल फिजिक्स, सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल बायोलॉजी, जीआरएफ एसआरएफ दोनों जगह है, ठीक है ना। तो प्रियंका का जो डाउट था वो मैंने बता दिया है कि आप 2:15 पर रोजाना क्लास में जुड़ जाइए, 2:15 पर आपकी रोजाना की लाइव क्लास आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं, अब आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। कि सर सॉइल स्ट्रक्चर का हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो समझना सॉइल स्ट्रक्चर को हम 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। याद रखना, जैसे आप एक सिंपल आपको एक ट्रिक देता हूं, पूछा गया है, ये पहले आपको क्लियर कर देता हूं, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कि बताइए सॉइल क्लासिफिकेशन के जो 3 टाइप से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें आपको याद रखना है, जैसे आप जीएसटी याद रख सकते हो ना, जीएसटी आपने पढ़ा होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक ट्रिक होता है। यानी इस तरीके से ही आप लोगों को पढ़ना है। यानी सबसे पहले होता है ग्रेड, क्या होता है ग्रेड, सेकंड नंबर पर आपको सी नहीं पढ़ना, आपको एस नहीं पढ़ना है, सी पढ़ना है, सी से आता है क्लास, सी से क्या आता है क्लास, और थर्ड नंबर की हम बात करें तो थर्ड नंबर पे आता है टाइप। यानी कि जब नोमेनिकल्चर को हम फॉलो करते हैं, नोमेनिकल्चर का मतलब होता है हमको नाम देना है, सॉइल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमको नाम देना है, तो उसके लिए इन तीनों क्लासिफिकेशन को, ग्रेड को, क्लास को, टाइप को, इन तीनों को एक सीक्वेंस में स्टडी किया जाता है। वो सीक्वेंस क्या होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे बुक्स में आपको जैसे टाइप पहले मिलेगा, फिर आपको क्लास मिलेगा, फिर आपको ग्रेड मिलेगा, या हो सकता है ग्रेड पहले मिल जाए क्लास बाद में मिल जाए, इनका सीक्वेंस अलग अलग रहता है बुक्स में तो। लेकिन आपको अगर इसका सीक्वेंस भी ध्यान रखना है कि सर इनको नोमेनिकल्चर के लिए किस सीक्वेंस में फॉलो किया जाता है, तो मैंने बहुत ईजी सा तरीका आपको बता दिया है कि आपने जीएसटी नाम सुना होगा, यहां जीएसटी में जो एस है उस एस की जगह आपको सी रखना है, बाकी सेम है। यानी सबसे पहले ग्रेड आता है, फिर क्लास आता है, फिर टाइप आता है। ये सीक्वेंस आपको ध्यान होना चाहिए कि नोमेनिकल्चर में सॉइल स्ट्रक्चर जो होती है उसका जो क्लासिफिकेशन होता है उसको किस सीक्वेंस में फॉलो किया जाता है। पहले ग्रेड को फॉलो किया जाता है, फिर क्लास को फॉलो किया जाता है, फिर टाइप को फॉलो किया जाता है। हालांकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो टाइप से पूछे जाते हैं। यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सॉइल स्ट्रक्चर में सर ग्रेड क्या होता है, क्लास क्या होता है और टाइप क्या होता है, या इन तीनों को क्लासिफाई करने का बेस क्या है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं कि सर आपने जो ये बताया है ये किस किस बेसिस पे है, वो भी आप लोग बता दीजिए। याद रखना ग्रेड जो होते हैं वो होते हैं 4, कितने होते हैं 4, क्लास कितने होते हैं 5 होते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर के कितने क्लास होते हैं 5, सॉइल स्ट्रक्चर के ग्रेड कितने हैं 4। इसी तरह से सॉइल स्ट्रक्चर के टाइप कितने होते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर के टाइप भी कितने होते हैं 4। यानी 4 5 4 4 5 4, यही सीक्वेंस आपको समझ में रखना है, 4 5 4। भैया ग्रेड कितने हैं 4, 5 कितने हैं क्लास, 4 कितने हैं टाइप, समझ में आ गई मेरी बात। तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या है 4 है, बीच में क्या है 5 है। यानी आपको सीधा सा पूछ ले, बता दीजिए आप सॉइल स्ट्रक्चर के कितने ग्रेड होते हैं, तो 4 ग्रेड होते हैं। बताइए आप सॉइल क्लास कितने होते हैं, 5 होते हैं। बताइए आप सॉइल स्ट्रक्चर के टाइप कितने होते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर के टाइप होते हैं कितने, 4 टाइप होते हैं सॉइल स्ट्रक्चर के। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो ग्रेड होता है ये किस बेसिस पे होता है, या जो क्लास होता है ये किस बेसिस पे होता है, या फिर हम बात करें टाइप जो होता है वो किस बेसिस पे होता है, ध्यान रखना।
ग्रेड को क्लासिफाई करने का जो बेसिस होता है, या यूं कहें जो आधार होता है, बेसिस यानी आधार की बात कर रहा हूं मैं, फाउंडेशन की बात कर रहा हूं कि किस बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं, तो इनका क्लासिफिकेशन, जो ग्रेड का क्लासिफिकेशन होता है वो होता है डिस्टिंक्टनेस एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ पेड्स। अब पेड क्या होता है मेरे को दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? जब भी मैं कहीं पेड लिखूंगा तो आप लोग क्या समझ जाओगे? आप समझोगे कि सॉइल के बहुत सारे पार्टिकल एक दूसरे से चिपके हुए हैं, और एक दूसरे से चिपके हुए हैं, और जो चिपके हुए हैं वो नेचुरली चिपके हुए हैं। कैसे चिपके हुए हैं? नेचुरली, यानी नेचुरली प्राकृतिक रूप से सॉइल के पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपककर एक एग्रीगेट, एक झुंड बना रहे हैं, उसको बोलते हैं पेड़। यानी मैं ये कह रहा हूं डिस्टिंक्टनेस एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ पेड़। ये जो आपको सामने मान लो ऐसा कोई पेड़ है, तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब है ये कितनी आसानी से टूट रहा है, या इसको टूटने में टाइम लग रहा है, या फिर यूं कहूं कि इसको जैसे ही हम लोग ऐसे हाथ में हुए उससे पहले ही टूट जाता है, या फिर ये यूं कहें थोड़ा बहुत प्रेशर अप्लाई करने के बाद टूटता है। तो हम ड्यूरेबिलिटी डिस्टिंक्टनेस का मतलब होता है कितना समय और कितना प्रेशर इसको तोड़ने के लिए चाहिए होता है। तो यहां हम कितने 4 क्लासेज में डिवाइड करते हैं, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ किस किस के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं हम? पहला डिस्टिंक्टनेस एंड ड्यूरेबिलिटी, यानी कि ये कितने ड्यूरेबल है, इनका कितने टाइम तक, या कितनी इनकी जो टूटने की कैपेसिटी है, या थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं ये टूट रहे हैं, या इजीली ये टूट नहीं पा रहे हैं, इनके लिए फोर्स आपको प्रेशर ज्यादा चाहिए होता है। फिर दूसरा हम बात करते हैं इसके बेसिस पे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना कि सॉइल ग्रेड्स आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्टनेस एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ पेड। जो पेड है उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है और उसकी डिस्टिंक्टनेस क्या है, उसके बिहार पर हम ग्रेड्स को कितने क्लासेज में डिवाइड कर देते हैं? 4 टाइप के ग्रेड हमने क्लासिफाई कर दिया। दूसरा है क्लास। दूसरा क्या है? क्लास। क्लास याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पेड्स, या पेड की जगह आप ध्यान रखना हम ये भी लिख सकते हैं, पेड की जगह हम लिख सकते हैं एग्रीगेट। क्या लिख सकते हैं? एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और एक झुंड बनाते हैं, उसको बोलते हैं एग्रीगेट। अगर वो झुंड नेचुरली बना हुआ है तो पेड़ कर देंगे, वो झुंड आर्टिफिशियली बना हुआ तो हम उसको क्या बोल देते हैं? हम उसको क्लोड बोल देते हैं। साइज का मतलब है जैसे मान लो ये झुंड बना हुआ है तो इसकी मोटाई कितनी है? ये 3 mm का है, ये 10 mm का है, या ये 100 mm का है। इस तरह से इनकी साइज के बिहाफ पर हम इसको अलग अलग क्लासेज में डिवाइड कर देते हैं। तो याद रखना सॉइल टेक्सचर के जो क्लास होते हैं वो कितने होते हैं? 5। और क्लास किसके बेसिस पे डिवाइड किए हुए हैं? साइज के बेसिस पर। यानी 3 mm, 5 mm, 10 mm, 100 mm, कितने का वो पेड़ है, उस पेड़ की मोटाई कितनी है, उस बेसिस पे हमने बांट दी है क्लास। इसके बाद हम बात करते हैं, सर आगे चले तो इसके बाद आ जाता है टाइप। इसके बाद क्या आ जाता है? टाइप। टाइप ध्यान रखना, यानी यूं कहें सॉइल स्ट्रक्चर टाइप आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे क्लास, ये सबके आगे जोड़ लेना, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड अरेंजमेंट, शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ पेड्स। यानी जो पेड है, यहाँ पेड की जगह आप चाहो तो एग्रीगेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी एग्रीगेट और पेड क्या है? बस एक ही है। अगर ये नेचुरल है तो पेड है, आर्टिफिशियली है तो उसको क्लोड बोल देंगे। यानी हम कहना चाहते हैं कि टाइप किस बेसिस पे है? टाइप होता है शेप के बेसिस पर। शेप क्या होती है? शेप का मतलब होता है, देखो समझना एक बार, शेप की अगर हम बात करें तो शेप का मतलब होता है कि जैसे प्लेट की जैसी शेप आपको दिख रही है तो हमने कहा सर ये तो प्लेटी है, ये तो कौन सा है? प्लेटी है। या फिर हम बात करें सेकंड नंबर पे, हम बात करें प्लेट के जैसा दिखा तो हमने कहा सर ये तो प्लेटी है। अगर आपको स्फेरिकल राउंड शेप में दिखा तो आपने कहा स्फेरोइडल है। ये चारों जो दिख रहे हैं ना आपको, स्फेरोइडल 1, प्लेटी 2, या फिर ब्लॉकी 3, या प्रिज्म लाइक 4, ये चारों ध्यान रखना ये टाइप ही है। ये क्या है? सॉइल स्ट्रक्चर के टाइप ही हैं। इसको हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है? आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सर प्रिज्म लाइक हमने क्यों कहा? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर आपको प्रिज्म के जैसी दिखी। यहाँ प्लेट के जैसा दिखा तो प्लेटी कह दिया, यहाँ क्यूब लाइक था तो हमने ब्लॉकी कहा। यानी इसकी जो शेप है वो कैसी है, यानी उसका जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है उस किस तरह की शेप वो बना रहा है, हमने उसी के आधार पर। शेप का मतलब होता है आकृति। क्या होता है? आकृति। यानी जो पेड़ आपको दिख रहा है उसकी आकृति कैसी है? वो गोल मटोल है, या फिर वो
ट्यूब लाइक है, या यूं कहें वर्ग के जैसा है, या फिर यूं कहें कि वो वर्टिकली या ऊर्ध्वाधर रूप से ज्यादा विकसित है, या क्षैतिज रूप से ज्यादा विकसित है। तो जो उसकी एक्सिस ज्यादा डेवलप होती है उसी के बिहाफ पर हमने उसको क्या किया है, उसको क्लासिफाई करने की कोशिश की है। तो याद रखना, टाइप का मतलब होता है कि जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं उन पेड़ की आकृति कैसी है उसके बिहाफ पर हमने क्लासिफाई किया है। साइज का मतलब होता है आकार, यानी वो कितना मोटा है, 10 mm का है, 20 mm का है, 50 mm का है। और डिस्टिंक्टनेस है, ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि जो पेड़ से वो कितने इजीली टूट रहे हैं या उनके लिए टूटने में थोड़ा टाइम लग रहा है, उसके बिहाफ पर हमने इसको क्लासिफाई किया है। यानी हमने कितने टाइप में क्लासिफाई कर दिया, हमने ग्रेड, क्लास और इनके टाइप पढ़ लिए कि 4 क्लास होते हैं, 5 क्लास होते हैं और इसके क्या होते हैं 4। इसके अंदर तो हम क्या करते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग, मीडियम, मॉडरेट या फिर वीक, इस तरह से पढ़ते हैं। यहाँ क्लास के अंदर कैसे पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं वेरी फाइन, फाइन, या फिर मीडियम, कोर्सर, वेरी कोर्सर। और यहाँ टाइप कितने हैं, टाइप अभी आपको मैंने 4 पढ़ाई दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, कि प्रिज्म लाइक, प्लेट लाइक, प्रिज्म लाइक, ब्लॉक लाइक और स्फेरॉइडल, टोटल 4 होते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक एक ग्रेड टोटल डिटेल से पढ़ेंगे, ग्रेड क्लास को डिटेल से पढ़ेंगे, टाइप को डिटेल से पढ़ेंगे। यानी सॉइल टेक्सचर के ये तीनों 4 टाइप के जो क्लासिफिकेशन है उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। यानी कल की क्लास में अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले हम इसको लेंगे, टाइप को सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर ग्रेड को और फिर क्लास को पढ़ेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है, याद रखना, वो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सर इनका सीक्वेंस याद करने का तरीका बताया था, वो आपने मिटा दिया, तो कोई बात नहीं। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीक्वेंस, इनका जो सीक्वेंस होता है वो आप GST से याद रख सकते हो। यानी जी का मतलब क्या होता है, सर जी का मतलब हमें पता है ग्रेड होता है। क्या होता है, ग्रेड होता है। यहाँ पर आपको सी से एस से क्या बनाना है, एस से सी याद रखना है। यहाँ GCT सीक्वेंस होता है, पर ये याद नहीं रहे तो आपको GST से याद रखना। जी यानी ग्रेड, टी यानी टाइप, बीच में एस की जगह क्लास याद रख लेना। यानी सी से बना देना आप लोग क्लास, क्या बना देना क्लास, और टी से क्या बना देना, टी से बना देना टाइप। ये सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, ध्यान रखना, नोमेनी कल्चर के अंदर। किसके अंदर फॉलो किया जाता है, नोमेनी कल्चर के अंदर फॉलो किया जाता है। जो मैं आप लोगों को मैटर लिखा रहा हूँ एकदम कंसंट्रेट मैटर है, फिर कह रहा हूँ आपको समझाया मैंने बड़ा डिटेल से है। अब हम इसको थ्योरेटिकली लिखे तो बुक्स में क्या लिखा हुआ है, grades are classified into 4 सब क्लासेज, ग्रेड आर क्लासिफाइड इनटू 4 सब क्लासेज। एंड उसके बाद में देखा जाता है ग्रेड इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंग्विश ड्यूरेबिलिटी ऑफ पेड्स। फिर आगे लिख दिया जाता है, इनके चारों पांचों के नाम आ जाएंगे, इतने में आधा पेज भर जाएगा। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि ग्रेड कितने होते हैं, 4 होते हैं। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंग्विश एंड ड्यूरेबिलिटी। साइज कितने होते हैं, 5 होते हैं। साइज ऑफ पेड एंड या फिर एग्रीगेट के बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। टाइप कितने होते हैं, 4 होते हैं। किस बेसिस पे, शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ पेड्स के बेसिस पर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। आज के लिए इतना काफी है। यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो आप लोग प्रॉब्लम फटाफट कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मेरा जो ध्यान है वो आपके कमेंट बॉक्स पे ही टिका हुआ है, या यूं कहूँ मैं पूरी तरह से कमेंट बॉक्स को देखता रहता हूँ। आपको इसके रिगार्डिंग किसी भी चीज़ का कोई भी डाउट है तो आप फटाफट कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही जो क्लासेस चल रही है उनमें आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से यस लिख दीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। अगर आपको सारी चीज़ें प्रॉपर समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या यूं कहें हम स्पीड से ज़्यादा चल रहे हैं या स्लो चल रहे हैं, तो आप अपने सजेशन भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। जो कंटेंट चल रहा है बिल्कुल बेसिक, यूं कहूँ जीरो से जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आ रही है। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। हाँ, विकास यादव का आ गया है। जी सर, ओके बेटा विकास, ठीक है। प्रियंका का जवाब नहीं आया अभी तक। ओके सर, डिस्पर्जिंग एजेंट में सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, यस
यस सर, प्रियंका का भी आ गया और प्रियंका ने साथ में एक डाउट भी पूछा है। प्रियंका का डाउट ये है कि सर जो डिस्पर्जिंग एजेंट के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं, तो डिस्पर्जिंग एजेंट के रूप में हमको किस चीज़ का यूज़ करना है? डिस्पर्जिंग एजेंट के रूप में हमको मेटाफॉस्फेट का यूज़ करना है या सल्फेट का? देखो बेटा, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना, जो चीज़ साफ साफ मैंने लिखा रखी है उसमें तो किसी चीज़ का कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आपको अच्छे से याद रखना है, डिस्पर्जिंग एजेंट में सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, ठीक है। और अगर बात करें हम कोलेजन की, कोलेजन सॉल्यूशन की, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, 40 प्लस 10 का सीक्वेंस बनाना है, जिसमें 10 क्या होगा, 10 सोडियम कार्बोनेट होगा और 40 क्या होगा, वापस से यही आपको लेना है। बिल्कुल ये सिंपल सा है, यानी ये आपका जवाब आ गया लास्ट ईयर। हाँ जी, प्रियंका कह रही है कि लास्ट ईयर सल्फेट, अच्छा हो गया होगा बेटा, वो बाई मिस्टेक हो सकता है, मे बी फ्लो फ्लो के अंदर हो जाए, लेकिन अभी आप लोगों को ध्यान रखना है सल्फेट लिखवाया है और सल्फेट ही आपको याद करना है, सल्फेट ही होता है, सोडियम हेक्सा मेटा सल्फेट ही होता है। इसके अलावा आप लोगों की जो क्लासें रहेगी, या यूं कहें आप लोगों को जो डाउट क्लास रहेगी वो भी रखी जाएगी। आप लोगों के एक चैट बॉक्स बना हुआ होगा ऐप के ऊपर, जो अपनी प्रॉब्लम जो होती है, मैं कंटिन्यूसली उसको देखता हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स को ऐप के ऊपर जो चैट बॉक्स है वहाँ छोड़ दीजिए, आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा।